हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आपकी तैयारी जोर शोर से चल रही होगी। चलो, कमिंग बैक टू द टॉपिक, टुडे वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट चैप्टर। 6-7 लेक्चर्स के बाद वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीए फाइनल, विच इज फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। थोड़ा रिदम बना दिया आपका, स्टार्टअप फाइनेंस पढ़ा के, रिस्क पढ़ा के, वैल्यू एट रिस्क पढ़ा के, पी पढ़ा के, एंजल इन्वेस्टर पढ़ा के, बूटस्ट्रैपिंग पढ़ा के, सो नाउ यू आर एंजॉयिंग इट, एंजॉयिंग द सब्जेक्ट। उसी के प्रोसेस में आपको एक जो फर्स्ट ब्रॉड कंसेप्ट है फाइनेंशियल पॉलिसी और कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का, दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे। गिवन यू ऑल आर सीए फाइनल स्टूडेंट्स, आई नो कि आपको ये सब कुछ काफ़ी हद तक खुद पढ़ के भी समझ में आ जाएगा। इट्स अगेन अ ब्रॉडली थ्योरी सब्जेक्ट, 15 से 20 पेज की थ्योरी है। आप खुद भी इसको समझ सकते हो, बट आई थिंक 2-3 कंसेप्ट अगर आप मेरे से सुन लेंगे, लाइक रोल ऑफ सीएफओ, एडवांस रोल ऑफ सीएफओ इन वेरियस मैटर्स इंक्लूडिंग वैल्यू क्रिएशन, थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे। तो ये आपको क्यों पढ़ा रहे हैं एडवांस रोल ऑफ सीएफओ? क्योंकि आपको सीएफओ बनना है। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि आपको स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करनी है, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है आपको। सो बैलेंसिंग फाइनेंशियल ग्रोथ विद सस्टेनेबल ग्रोथ, ये आप काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, इसको भी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट द ब्यूटी ऑफ दिस मॉड्यूल इज ये आपको एक फुल फ्लेज फाइनेंस प्रोफेशनल बनाएगा। बट एनी हाउ, अगले जो 2-3 पेज हैं, दे आर माई फेवरेट। मतलब मेरा बचपन से ही था, सीए इंटर के टाइम से सीएफओ बनना है, 5 साल में सीएफओ रह चुका हूँ। तो सीएफओ क्या होता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर क्या होता है? फाइनेंस का सबसे बड़ा बंदा होता है वो। एचआर का बड़ा बंदा नहीं होता वो। ऑपरेशंस, फैक्ट्री कैसे चलती है उसका बड़ा बंदा नहीं होता। मार्केटिंग कैसे चलती है उसके लिए चीफ मार्केटिंग ऑफिसर होगा एंड ऑल दैट स्टफ। बट फाइनेंस का बंदा, फाइनेंस का मेन पर्सन इज कॉल्ड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। मैं इसकी हायरार्की, हाउ सीएफओ फिट्स इनटू द, आई मीन आप लोगों को पता है, बट फिर भी मैं बना दूंगा, बिकॉज देयर आर फ्यू यंगस्टर्स जिन्होंने छोटी छोटी फर्म्स में काम किया होगा, वहाँ पे इतना एक्सपोजर ना मिला हो उस लेवल का। तो सीएफओ जो हमें सबको बनना है एक दिन, उसका मेन काम क्या होता है? डू आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन एचआर अलग है, बट सब कुछ सीएफओ इज नंबर 2। एक जो बॉस होगा, चेयरमैन होगा, उसके बाद सीएफओ वुड बी द नंबर 2, क्योंकि मार्केटिंग वाला बंदा है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। भाई खर्चा तो पैसे से ही करोगे, पैसा होगा तभी तो करोगे। चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, सैलरी दोगे जब पैसा होगा तभी तो दोगे। बट एनी हाउ, तो फाइनेंस की सारी डिटेल, सारी जो प्लानिंग होती है वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर करते हैं। ज़्यादातर इनके जो 5-6 डिपार्टमेंट हिस्टोरिकली, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ट्रेडिशनली भी बताया हुआ है, ट्रेडिशनल और अब क्या करते हैं, एडवांस रोल। तो पहले सीएफओज का ज़्यादा जो मेन रोल होता था वो होता था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, डिफिकल्ट वर्ड यूज कर रखे हैं, फाइनेंशियल हेल्थ, ओवरसीइंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडिक्वेट फाइनेंशियल कंट्रोल। तो अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बताऊं आपको, तो अगर मैं पहले से, मतलब आपके सारे जो डेटर्स मैनेजमेंट है, मतलब एआर जो हो गया, सारा आप करते थे, इनवॉइसिंग वगैरह, मतलब आप ही की टीम, आपके नीचे कोई ना कोई करता होगा। ईपी आपके नीचे, सारा का सारा बैंकिंग आपके नीचे। बैंकिंग के अंदर जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड कंट्रोल्स, आईटी टूल्स हैं, आपके नीचे। आपके जो ऑडिट है, स्टैट्यूटरी एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आपके नीचे। सबसे इम्पोर्टेंट टैक्सेशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हर तरह का टैक्सेशन, इसके मंथली रेगुलर कंप्लायंस, रिटर्न्स, ये सब सीएफओ के नीचे आता था। तो ये तो बेसिक छोटी कंपनियों के सीएफओ करते ही करते हैं। इसके साथ साथ जो सीएफओ जो जो वर्ल्ड का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मार्जिन, अब भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आप 5 रुपए का बना के उसको 4 रुपए का बेचो, इससे क्या होगा, लॉस होगा। तो सीएफओ को पहले ही हाथ खड़ा कर देना है, मना कर देना है। किसको मना करोगे? जहाँ पे भी जो भी फोरम है, ये तो हो ही नहीं सकता भाई। आपको स्टार्टअप, अभी स्टार्टअप के चलो कस्टमर एक्विजिशन, इसके लिए स्ट्रेटजी क्या है? अगर आप एक वेल प्लेस पुरानी, वो कुछ तो मार्जिन रखोगे ना अल्टीमेटली। 10% होगा, 20% होगा, 25% होगा,
IT कंपनी है तो 50% भी हो सकता है, 80% भी हो सकता है। नेगेटिव तो नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव होगा तो होगा क्या भाइयों, ज़्यादा दिन तो कंपनी चलेगी नहीं। तो CFO का जो मेन रोल होता है वो हो गया आपका सारे ट्रेडिशनल मेथड, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये उनके ट्रेडिशनल रोल होते थे। बट आपको अगर जब आप पेपर लिखेंगे आपको 4-5 वर्ड जरूर लिख के आने हैं। फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, टेकिंग केयर ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब बोलोगे CFO कैसे वेल्थ मैक्सिमाइज करेगा, तो मैंने आपको बता दिया कि प्रॉफिटेबिलिटी पे हाईलाइट करके, ट्रैक करके, नो अननेसेसरी जो कॉस्ट को कंट्रोल करके। देखो किसी का नुकसान किसी का फायदा। अगर आपने कंपनी का फायदा कराया तो प्रमोटर का भी फायदा है, कंपनी का भी, उनका भी वेल्थ इंक्रीज हो रहा है, वेल्थ मैक्सिमाइज हो रहा है। ओवरसीइंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, चाहे वो EP का हो, AR का हो, बैंकिंग का हो, ऑपरेशन में, ये इनके पुराने ट्रेडिशनल सदाबहार रोल है, रहेंगे हमेशा, कहीं नहीं जा रहे। हैविंग सेड, आजकल के इन न्यू डिजिटल न्यू टेक इरा, और आई विल से न्यू जनरेशन, जहाँ पे मल्टीपल कंपनीज खुल रही हैं, फैक्ट्रीज खुल रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, CFO का रोल थोड़ा सा, और कोविड भी आके गया है, तो CFO के रोल को स्पेसिफिकली ICI, तो भाई हम तो CFO फाइनेंस वाले बंदे को सब कुछ मानते हैं, तो वो उसके रोल को हम बढ़ाते जा रहे हैं। अल्टीमेटली तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, बट क्योंकि मैं खुद CFO रह चुका हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। आप, यू वुड बी द राइट हैंड ऑफ द चेयरमैन, ऑफ द प्रमोटर, ऑफ द लाला, ऑफ द CEO। वो हर एक बंदे से बैठ के, उसके पास 50 काम और होंगे। उसको HR भी देखना है, उसको मार्केटिंग भी देखनी है, उसको ऑपरेशंस भी देखना है, उसको SCM भी देखना है, उसको फ्यूचर प्लान भी देखने हैं, जो स्ट्रेटेजिक प्लान होते हैं, कॉम्पिटिटर भी देखने हैं। तो उसका एक एक राइट स्ट्रेटेजिक पार्टनर CFO ही होता है। तो हैविंग सेड, उसके अलावा भी जो CEO को छोड़ दे तो रिस्क मैनेजमेंट, अभी हमारे आप थ्योरी के टॉपिक पढ़ लीजिए। देयर कैन बी मल्टीपल टाइप ऑफ रिस्क, करेंसी, कंट्री, एक्सचेंज, पॉलिटिकल, इंटरेस्ट रेट, ऑपरेशनल। तो ऑपरेशनल में तो CFO क्या करेगा, बट चलो फाइनेंस, ऑपरेशन, ये सारे रिस्क को मैनेज करना भी CFO का काम है, क्योंकि मार्केट्स आर ग्लोबल नाउ। आपके हर तरीके के रिस्क आपको देखने हैं, स्पेसिफिकली इंटरेस्ट रेट, करेंसी, एंड व्हाट डू यू कॉल इट, प्राइमरली दीज टू काउंटर पार्टी। सप्लाई चेन। अब भाई सप्लाई चेन क्या होता है? सप्लाई चेन का मतलब, अगर आप कोई सामान बना रहे हो तो कहीं से आप इनपुट खरीदोगे, किसी को आप बेचोगे, उसका जो लॉजिस्टिक है, मटेरियल प्लस लॉजिस्टिक दोनों, तो इसको भी मैनेज आजकल CFO के थ्रू ही करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें कोविड के बाद एक बंदा एक मटेरियल ले रहा था, स्ट्रेट अवे उसने रेट बढ़ा दिया, आपके जो सप्लायर था आपका। तो ये सारी चीज़ों को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, आई एम नॉट सेइंग कि ये और कोई नहीं कर सकता, बट जनरली आजकल CFO का बड़ा रोल होता है इसमें। CFO हैज टू प्ले क्रूशियल रोल टू इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई चेन ऑपरेशंस। मर्जर एक्विजिशन, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फेमा चेंज होते जा रहा है, आपका कंपनी एक्ट चेंज हो गया, आपके रूल्स चेंज हो गए। पहले आप सब्सिडीज को विदाउट इंटरेस्ट लोन दे सकते थे, अब आप वो नहीं दे सकते। टैक्सेशंस में रूल चेंज हो रहे हैं। तो ओवरऑल कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग आपको एज ए ग्रुप CFO, एज ए CFO चलते रहती है आपकी, सो दैट आप कंप्लाई विद लॉ भी रखें, कीप योर सेल्फ अप टू डेट, प्रोसीजर सिंपल हो, मैनेजमेंट को पता हो। मर्जर एंड एक्विजिशन आज के दिन में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन हो गया है। CFO की इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत होती है, बिकॉज बिजनेसेस आर नाउअडेज, इट्स नॉट कि एवरीवन वांट्स टू ग्रो। थोड़ा सा आजकल एक सिंपल नहीं है, सब लोग नहीं जीते आजकल। इट्स अ टॉप फियर्स कंपटीशन मार्केट इन ऑल द फील्ड्स, बड़े बड़े प्लेयर हो चुके हैं। तो आपको हमेशा यू हैव टू कीप योर आइज ऑन द वर्ज ऑफ मर्जर्स, या किसी को आप एक्वायर करना चाहते हो, you have to keep sharing the information, ideas with your CEO, with your management. Sorry.
ESG पिछले 3-4 साल से तो ये भी आ गया। अगर आपका ESG स्कोर कम है, आपके इन्वेस्टर नाराज हो जाएंगे, आपके बोर्ड की इतनी रेपुटेशन नहीं बनेगी। और ये जो जितने भी हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, सोशल, गवर्नेंस, इसमें कुछ नहीं है। आपके सारे प्रोसीजर हैं, आपके IRO स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को CFO को मैनेज करना पड़ता है। अब बोलोगे सर आपकी तो एनर्जी चली गई नया रोल सुनते ही। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, ट्रेडिशनल तो सदाबहार रहेगा ही रहेगा, विच इज़ सारे फाइनेंशियल कंट्रोल करना, आपके फाइनेंशियल हेल्थ चेक करना, आपके मार्जिन को हाईलाइट करते रहना, APAR, बैंकिंग, ऑडिट, रिपोर्टिंग, टैक्सेशन कंप्लायंस एटसेट्रा। नए रोल क्या रहे? रिस्क मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रेट, करेंसी, करंट एटसेट्रा। फिर आपका आ गया सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में मैंने आपको बता दिया व्हाट CFO कैन डू। CFO कैन बी इन टच कि प्राइस वॉलेटिलिटी कम से कम हो, लीगल ड्राफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की अच्छी हो, इवन वेंडर से मिलके उसका ट्रस्ट भी जीते हैं, एंड ऑल दैट स्टफ। फिर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग आई जस्ट एक्सप्लेन, बिकॉज ऑफ द मल्टीपल लॉज कमिंग टू द पिक्चर you require lot more corporate restructuring which were required previously. लॉ चेंज ही नहीं होते थे, और लॉ में अब चेंजेस ऐसे आ रहे हैं दैट यू विल हैव टू अब लाइक FEMA में आपके स्टेप डाउन सब्सिडरी को आप पैसे नहीं दे सकते। पहले आप लेयर पे लेयर होती थी, इतनी कंपनियां होती थी, तो वो सब अब खत्म हो रहा है। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करते रहना पड़ेगा फ्रॉम टैक्सेशन एंगल ऑल्सो, एंड सारी चीज़ों में मर्जर एंड एक्विजिशन में यू विल हैव टू ऑल्सो, और always CFO have to play a crucial role. ESG is a new term. आप ये आई मीन इफ आई हैव टू पुट कि जो जितने भी डेवलप्ड नेशन होते हैं वो कोई ना कोई बड़ा एक कंसेप्ट लेके आते रहते हैं बीच बीच में। पिछले 3 साल से ESG चल रहा है। ESG स्टैंड फॉर इट्स रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इसके अंदर ही आप जितने भी बड़े बैंक हैं उनको इसका कंप्लायंट होना पड़ता है। जितने भी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं ऑफ यूरोप, USA एटसेट्रा, आपके आपके फाइनेंशियल्स में, आपके बिजनेस से एनवायरनमेंट को कितना इम्पैक्ट आ रहा है, आप में वुमेन डाइवर्सिटी कितनी कर रखी है आपने, उसकी जो रिपोर्टिंग है, आपकी जो बोर्ड और आपका जो ऑपरेशनल सेटअप है, स्ट्रक्चर है रेगुलेशन को फॉलो करने का, उसको आप कितना फॉलो कर रहे हो। तो CFO जो टेकिंग लीडरशिप रोल। पहले भी लीडर होते थे, बट पहले वो एक अकाउंटेंट की तरह काम करते थे। एक अकाउंटेंट में और एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अकाउंटेंट का मतलब उसने सारे इनवॉइस निकाल दिए, सारे वेंडर को पे कर दिया, अपनी TDS रिटर्न फाइल कर दी अपने, बट क्यों किया, उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं, मैं ठीक है मैं ज्ञान क्या दूं। तो नाउ दे आर बिकॉज ऑफ दिस ESG, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल व्हाट यू कॉल इट डीलिंग, आपका जो रोल है वो लीडरशिप रोल बनते जा रहा है। आपकी कंपनी जितनी इतनी सारी लिस्टेड कंपनी से आप डील कर रहे हो, तो आपके इन्वेस्टर्स इतने सारे हो गए, आपके इन्वेस्टर्स की जो डिमांड है और एक्सपेक्टेशंस हैं, उन सबको मीट करने के लिए यू विल हैव टू टेक एडवांस रोल्स एटसेट्रा। नाउ कमिंग टू द स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। सो देखो, कैपिटल स्कार्स होती है, कैश इज ऑलवेज स्कार्स। तो आपको कहीं ना कहीं पे ऐसे एसेट्स में डालना पड़ेगा, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में, जहाँ पे मोर फेवरेबल रिटर्न टू इन्वेस्टर आए। दैट इज कॉल्ड योर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। सो मैक्सिमाइजेशन, हमें पता है भाई आपको, ये अपने पढ़े हुए है पर्ट CPA में। अगर यहाँ पे आपको 10% मिल रहा है, यहाँ पे 11 मिल रहा है, यहाँ पे एक लिमिटेड एसेट डाल सकते हो, तो आप पहले A चूज करोगे या B चूज करोगे। मतलब आपकी ओवरऑल डिसीजन मेकिंग विच मैक्सिमाइजेज द रिटर्न इज व्हाट यू हैव टू चूज। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। अब इसमें क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो एक जो फंडामेंटल ऑफ बिजनेस है उसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। ऑल बिजनेसेस नीड टू हैव द फॉलोइंग 3 फंडामेंटल। एक तो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। उसके बाद वो सब करने के लिए पैसे, फाइनेंशियल रिसोर्स हैं, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम भी बोल दो, बट मेनली फाइनेंशियल रिसोर्स हैं वो करने के लिए। उसके बाद कौन कर रहा है, भैया एक ऊपर से तो बता दिया कि हम यहाँ से कुआं खोद के पानी निकालेंगे। कुआं खोद कौन रहा है? कुआं खोदने के लिए जो पैसे चाहिए, वो ड्रिलिंग मशीन के लिए जो पैसे चाहिए, वो कौन कर रहा है? सो आपके पास एक मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए हर चीज के लिए। दैट दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। स्ट्रेटजी क्या क्या होती है? स्ट्रेटजी होती है लॉन्ग टर्म डायरेक्शन और प्लान टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। स्ट्रेटजी बना रहे हो आप,
थ्रू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आप एक to achieve competitive advantages from your resources deployed at the right time, configuration of the resources within the changing environment. अब आप वो प्रोडक्ट नहीं बना सकते जो नहीं चल रहा, अपना पैसा ही वेस्ट करोगे, बिकेगा ही नहीं, बिकेगा तो लॉस पे बिकेगा। इन एन आइडियलाइज्ड वर्ड, मैनेजमेंट इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टमेंट। करेक्ट है भाई, इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैनेजमेंट ही है। व्हाट कंसर्न द इन्वेस्टर इज नॉट सिंपली मैक्सिमम प्रॉफिट, कि 100 करोड़ का प्रॉफिट होगा, 50 करोड़ का प्रॉफिट होगा, ये अकेला कंसर्न नहीं है इन्वेस्टर का। कंसर्न है कि पैसा आएगा भी या नहीं आएगा। आपने लिख दिया इतने का प्रॉफिट देंगे, उतने का प्रॉफिट देंगे, अरे भाई आएगा नहीं आएगा। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, ये वर्ड आप बार बार सुनते रहोगे। भाई इन्वेस्टर ने भी तो पैसा कमाने के लिए डाला है ना, दे वांट मोर एंड मोर यील्ड, तो उसके लिए उनको रिस्क भी लेना पड़ेगा। अगर आप वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में डाल दिया पैसा, तो आपको फिर तो रिटर्न भी बिल्कुल वही मिलेगी, रिस्क फ्री रिटर्न से आज के टाइम में 6%, 6.5%। अब आपने कहीं बैंक बुक में एफडी में डाला 7% मिल गया, आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डाल दिया 8%, 9% मिल गया, आपने इक्विटी में डाल दिया 10 से 15% मिल गया। सर आपको कैसे पता 10 से 15 मिल गया? भाई नहीं, कहीं में 0 भी हो सकता है। तो ये एक एस्टिमेशन है कि इक्विटी में रिटर्न थोड़ी ज़्यादा आएगी। रियल एस्टेट में डाल दिया, सो यू नो, सो इट्स दैट्स वाई लाइकलीहुड ऑफ राइजिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको एक मिड पाथ लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे, मतलब यू नो, जस्ट टू इंश्योर कि सब कुछ ठीक हो आपका। Meaning of strategic financial management, it involves allocation of stars, capital, resource among competing opportunities to maximize the wealth. और क्या था? Combines backward looking focus discipline with more dynamic forward looking subject. तो ये सब कुछ मिला मिलू के आपका strategic financial management बन जाता है। 5-6 important word है, वो जरूर याद रखिएगा। Ultimately it is what do you call it, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। आप वहीं पे पैसा डालोगे जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार काम नहीं करेगा। भाई आपकी एक फैक्ट्री अच्छी चल रही है, नॉर्मल चल रही है, से वो 7% रिटर्न दे रही है, यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू एक्सपेंड इट इन जनरल सिनेरियो। बट आपका कोई ये थोड़ी ना है कि आपके पास 100 करोड़ एक्स्ट्रा आया, अभी नहीं पे उसको एक्सपेंड नहीं किया। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। बट डेफिनेशन में आपको जो फर्स्ट पैरा है या फर्स्ट तरीके से अगर किसी को आप लेमैन को बताओगे, यू नो, बहुत बड़े बड़े एम्पायर है, उनको फर्क पड़ता है, वो कहते हैं यार ये 7% है, दूसरे बिजनेस में मुझे 9% मिल रहा है, हम उसमें जाएंगे। किसको? जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, बड़े बड़े हेज फंड्स हैं, बड़ी यू नो, उनका कोई इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से या एरिया से कोई प्यार नहीं है, क्योंकि उनके लिए 2% का वॉल्यूम, मतलब आपने 1000 का 2% होता है 20, अगर 1000 करोड़ का 2% होता है 20 करोड़। तो यू नो, जो बड़े प्लेयर होते हैं उनको इनसे फर्क पड़ता है। तो एलोकेशन ऑफ स्केयर्स कैपिटल, और स्केयर्स की जगह पे आप लिमिटेड लिख देते हैं, लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज अमंग कंपीटिंग अपॉर्चुनिटीज, 2-4 अपॉर्चुनिटी जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे रही होगी। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? वही सेम चीज, स्ट्रेटेजिक ये लॉन्ग टर्म कोर्स ऑफ एक्शन, you know, the actions are explained here. Strategic financial management portfolio constituents of the corporate strategy plan to embrace optimum investment and financing decision. तो मुझे नहीं समझ में आया, बट एनी हाउ, सो व्हाट आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू नेसेसरी टू डिस्टिंक्शन बिटवीन स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल ऑपरेशन। अभी स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3-4 पार्ट होते हैं, बट अभी हम आपको बता रहे हैं स्ट्रेटेजी होती है लॉन्ग टर्म कोर्स ऑफ एक्शन, टैक्टिक्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट प्लान्स एंड ऑपरेशंस आर शॉर्ट टर्म। ये अगले पेपर पे आपको अभी आएगा 1 मिनट में, विल जस्ट एक्सप्लेन इट आउट। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम हॉरिजन, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व द फॉलोइंग फंक्शन। आपका फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होना चाहिए? आप इक्विटी डालोगे, डेट डालोगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपके विद रिस्क, लिमिटेड रिस्क। डिविडेंड आप दोगे या नहीं दोगे? डिविडेंड देने से क्या होगा? पैसा कंपनी से बाहर चला गया, फायदा क्या है? आपके एक्चुअल जो ओनर्स हैं उनको गया, तो कुछ तो दोगे शेयर होल्डर को। बट अगर आपने शेयर होल्डर को दे दिया, आपको नई फैक्ट्री लगानी थी, नया एक्सपेंशन करना था, तो आपको एडिशनल लोन लेना पड़ेगा। तो एक बैलेंस बनाना पड़ता है। पोर्टफोलियो क्या होता है? तो कॉन्ट्रीब्यूशन टू एन एग्रीगेट परफॉर्मेंस, आपने एक एसेट में डाला, दूसरे एसेट में डाला, तीसरे में डाला, इन सबको मिला के जो बेस्ट बनता है उसको आपको
वो आपका पोर्टफोलियो एग्रीगेट पोर्टफोलियो बन जाता है। तो आपको डिसीजन लेना है कि जो आपका अच्छा रिटर्न दे रहा है एसेट उसमें इन्वेस्ट करना है। स्ट्रेटजी एट डिफरेंट लेवल विच आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग इन द लास्ट चैप्टर। नींद तो मुझे भी आ रही है बच्चों, बट लेट अस खत्म कर लेते हैं। आपका सबसे बड़ा कॉर्पोरेट लेवल भाई टाटा का कॉर्पोरेट ऑफिस, फिर उसका बिजनेस लेवल से टाटा स्टील, या फिर टाटा स्टील का भी कॉर्पोरेट ऑफिस हो सकता है। फिर उसका जो आ गई फैक्ट्री, ठीक है। तो अब टाटा ग्रुप ने कोई डिसीजन लिया या टाटा स्टील के कॉर्पोरेट ऑफिस ने कोई डिसीजन लिया कि इस साल हमें ये करना है। कॉर्पोरेट लेवल पे आ गई, कॉर्पोरेट लेवल की जो स्ट्रेटजी बनी वो सुटेबिलिटी के हिसाब से बननी चाहिए, वुड वर्क फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्टिव, फिजिबल होनी चाहिए। फिजिबल का मतलब जो पॉसिबल हो, फिजिबल का मतलब पॉसिबल, प्रैक्टिकल और एक्सेप्टेबल होना चाहिए। आपने बोल दिया कि 70% वुमेन आएंगी तो वो सभी को एक्सेप्टेबल होगा, बट ये फिजिबल नहीं हो पाएगा। तब आपका सभी की सैलरी 50% बढ़ेगी, एक्सेप्टेबल तो ये भी हो जाएगा बट फिजिबल नहीं होगा, सुटेबल शायद ना हो। ये आई एम गिविंग ए रॉन्ग एग्जांपल, बट आई एम सेइंग कि आपकी स्ट्रेटजी में ये 3 कंस्टिट्यूएंट्स होने ही चाहिए कि वो सुटेबल होनी चाहिए। सुटेबल का मतलब वो वर्क फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्टिव, डायरेक्टली लिंक्ड विद द कॉमन ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। फीजिबल होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए। यू कैन नॉट गिव अ थ्योरी कि भैया अभी जो हम पावर प्लांट बंद कर लेते हैं वो मतलब हम आगे से कुछ वो गैस खरीदेंगे या वट एवर। तो आपकी ये प्रैक्टिकल होनी चाहिए, जितने भी आपके रिसोर्स है उस हिसाब से। फिर एक्सेप्टेबल होनी चाहिए सभी को। तो ये तीन कंस्टिट्यूएंट्स या 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी के। बिजनेस लेवल पे स्ट्रेटजी क्या होगी? ये होगी कि भाई जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी आई है उसको बिजनेस लेवल पे कैसे उतारें। प्रैक्टिकल कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑपरेटिंग यूनिट, तो बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन है। फंक्शनल लेवल तो बड़ा सिंपल है कि भैया जो आपको काम दे दिया, यूनिट बनाना है तो बनाना है, मशीन 8 घंटे चलानी है, 16 घंटे चलानी है, 22 घंटे चलानी है, सुबह चलानी है, शाम को चलानी है, नए लोग हायर करने हैं, जो भी करने हैं, ये सब वहाँ पे क्लोज करना है। तो इसमें बेसिकली हायर लेवल ऑफ स्ट्रेटजी बाय प्रोवाइडिंग इनपुट, बट ये इनपुट प्रोवाइड कर सकता है अगर कोई लिमिटिंग फैक्टर्स हैं तो उसके लिए। तो ये आपकी ग्राउंड लेवल पे स्ट्रेटजी आ गई। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी डील्स विद द डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। फाइनेंशियल स्ट्रेटजी इज मेनली कंसर्न्ड विद द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द मनी। बट अब ज़्यादा मैंने आपको आपको पेपर में तो ये लिख के आना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी विल मूव अराउंड द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी फॉर एसएमई टाइप ऑफ द कॉर्पोरेट। बट ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, जब चाहिए तो आपको लॉन्ग आपको तो बड़े कॉर्पोरेट के हिसाब से पढ़ाना है। सो ट्रूली स्पीकिंग अदर रिसोर्सेज कैन बी इजीली मोबिलाइज्ड इफ द फर्म हैज एडिक्वेट मनी। तो घुमा फिरा के कहानी वही हो जाती है कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कैन बी अप्लाइड और कैन बी अचीव्ड इन केस यू हैव द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल प्लानिंग में 3 चीजें आती हैं। पहले तो रिसोर्स होगा तभी तो प्लान करोगे, उसके बाद आपके पास टूल्स होने चाहिए। फाइनेंशियल टूल्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, आपके शॉर्ट टर्म रेशो क्या आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म क्या आ रहे हैं, आपके डेट इक्विटी का मिक्स कैसा चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए रेशोज वगैरह। उसके बाद आपके फाइनेंशियल आपके कुछ फाइनल डिविडेंड का ऑब्जेक्टिव है या फिर आपके ग्रोथ रेट का ऑब्जेक्टिव है, तो कुछ ना कुछ आपके ऑब्जेक्टिव भी होने चाहिए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इंटरफेस ऑफ द फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। आई थिंक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो आपके पूरे मजे लेगा एग्जामिनर, बट इसने ही देखो कैसे पढ़ा है, ये इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज मनी, एंड पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मनी। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट भी फाइनेंशियल से होगी, एंड भी फाइनेंशियल से होगी। तो सब कुछ अगर मनी से ही होना है तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, बट आई विल जस्ट क्विकली टेल यू। देखो एक स्ट्रेटेजिक प्लान होना बहुत जरूरी है। दिस आई जस्ट रियलाइज कि अगर आपका जो स्ट्रेटेजिक प्लान होगा, एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होगी, तो फाइनेंस कहीं ना कहीं से तो उसको प्लान करके, आजकल बड़े फाइनेंस एक्सपर्ट चल रहे हैं, मेरे जैसे बंदे भी हैं, कहीं ना कहीं से हम ले आएंगे। बट क्या करना चाहते हो, दैट इज द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। व्हाट डू यू वांट टू अचीव? नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड प्रमोट न्यू एक्सपेंशन प्रोजेक्ट विदाउट, ठीक है, दैट इज ओके। बट अभी हम इंटरफेस पढ़ रहे हैं,
तो आपने बोला कि भैया नई फैक्ट्री लगेगी, नई फैक्ट्री के लिए पैसे चाहिए, उसके लिए फाइनेंशियल पॉलिसी होगी। हैविंग सेड, अगर आपका सीएफओ या फिर सीईओ इन द रोल ऑफ ए सीएफओ और प्रमोटर इन द रोल ऑफ चीफ फाइनेंस ऑफिसर पैसे ला ही नहीं पा रहा है, तो फिर उस फैक्ट्री के एक्सपेंशन का क्या फायदा है? फिर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। Sources of finance and capital structure are most important dimension. Not only the sources, actual getting the funds also. मैं बता दिया ये इतना डेट होगा, अबे आएगा तभी तो होगा। बट हैविंग सेड, अगर आप कोई प्लान बना रहे हो तो कितना आएगा रियलिस्टिक, उसी के बेसिस पे ये सोर्स डिसाइड होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है फॉर ए स्ट्रेटेजिक प्लान। मैंने बता दिया कि इक्विटी से आएगा सारा पैसा, प्रमोटर के पास है ही नहीं। आपको आएगा डेट से, बैंक का डेट दे ही नहीं रहा। तो एक प्रॉपर आपको बनाना पड़ेगा ये। कंपनी में पैसे कहाँ आ सकते हैं, कंपनी में इशू शेयर्स, कंपनी में इशू पब्लिक डिपॉजिट। कहने की बात है, आ सकता है, बट पब्लिक को पैसे डालना भी तो पड़ेगा फॉर फिक्स टाइम, मेजर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म। ऑर्गेनाइजेशन में ऑफर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखा, अगर पैसा नहीं मिल रहा तो हायर रेट दे दो। अलॉन्ग विद द मोबिलाइजेशन ऑफ वेल्थ, डिजायर्ड मिक्स ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड डेट कैपिटल। डिजायर्ड का मतलब एप्रोप्रिएट, आपके डिजायर होने से अकेले से काम नहीं चलता, एप्रोप्रिएट भी होना पड़ेगा। ठीक है। जनरली कुछ लोग बोलते हैं कि 1:1 होना चाहिए डेट कैपिटल। कुछ जो हाई इंटेंसिव हाई कैपिटल इंसेंटिव प्रोजेक्ट होते हैं उसमें 2:1 भी चल जाता है। सो डेट इक्विटी मतलब बैंक 2 गुना डेट दे देगा। बड़ी रेयर इंडस्ट्रीज होती हैं, मतलब जैसे पावर सावर हो गई, उसमें 4:1 भी चल जाता है। 80 रुपए का लोन, 20 की इक्विटी। बट जनरल प्रेफरेंस रहेगा कि 1:1 हो, 2:1 हो, 3:1 कर लो यार। मतलब वो अलग अलग इंडस्ट्रीज है, बट जितना आपका रेशो ये बढ़ते जाएगा उतना रिस्क ऑफ लेंडर विल कंटिन्यू टू इंक्रीज, और आपके कॉस्ट पे प्रेशर भी आएगा, क्योंकि इक्विटी पे आपको कुछ नहीं देना होता। डिविडेंड अगर आप दोगे, जब पैसे होंगे तब दोगे। सो पावर सेक्टर में आई हैव सीन 3:1 और 4:1 ऑल्सो एन एक्सेप्टेबल लेवल। यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर कैपिटल इंसेंटिव इंडस्ट्री द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इक्विटी इज मच हायर का मतलब 4:1। ठीक है। सो नाउ कमिंग टू व्हाट यू कॉल इट, डिविडेंड पॉलिसी। तो आपको क्या लगता है सर, डिविडेंड देना चाहिए? आप प्रॉफिटेबल हो चुके हो और अब सब कुछ, आपका प्रोजेक्ट रेडी हो गया, लग के खड़ा हो चुका है। आप बताओ, आपको डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है जो आप अपने शेयर होल्डर्स को देते हो। आप तो शेयर होल्डर हो, आप शेयर होल्डर हो, आप आई डोंट नो आप क्या हो। अभी आप एम्प्लॉय हो, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो या शेयर होल्डर हो? चलो इनिशियली आपको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बना देते हैं, सीईओ बना देते हैं। तो डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? पहली बात तो डिविडेंड का डिसीजन बोर्ड लेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डिविडेंड का डिसीजन बोर्ड लेगा। बोर्ड, और बोर्ड में कौन बैठता है? प्रमोटर ही बैठते हैं या इन्वेस्टर बैठते हैं। सो डिविडेंड का डिसीजन इज टेकन बाय बोर्ड, और बोर्ड में बैठता है कौन है? प्रमोटर प्लस इन्वेस्टर्स, क्योंकि उनके नॉमिनेटेड डायरेक्टर होते हैं। चलो ठीक है, सीईओ भी बैठ सकता है। तो नेट नेट मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा ऐसा फर्म है जिसमें आपका रिकमेंडेशन काम करता है, तो आप क्या रेकमेंड करोगे? देखो सीधी सी बात है, आपको, मैंने बहुत सारे सीएफओ को सुना है, अपने भी हाईली फाइनेंस प्रोफेशनल को सुना है। हर कंपनियों की अलग अप्रोच होती है। कुछ एक कंपनी कभी डिविडेंड देती नहीं, तो वो लोग तो शेयर होल्डर, शेयर बढ़ जाता है, वैल्यू बढ़ जाती है। अपने 10 शेयर बेच दिए, अपना काम हो गया। 100 शेयर बेच दिए, लाख शेयर बेच दिए। कुछ एक कंपनियां रेगुलर डिविडेंड देती हैं, रेगुलर, तो उनके इन्वेस्टर के लिए ये रेगुलर इनकम हो जाती है, उनको बेचने नहीं पड़ते। अल्टीमेटली तो इन्वेस्टर्स को भी पैसा चाहिए, प्रमोटर्स को भी पैसा चाहिए। तो आप क्या करोगे, डिविडेंड दोगे या नहीं दोगे? तो ये सिंपल सी कहानी है। ये डिसीजन कोई फ्री में नहीं होता। अगर आपके पास एडिशनल पैसा पड़ा है, extent of the earning decision deals with the extent of earning to be distributed as dividend and extent of earning to be retained in future expansion। तो अगर आपको फ्यूचर में एक्सपेंशन है, आपको आगे केपेक्स करना है, देखो डिविडेंड तो प्रॉफिट में से, प्रॉफिट का जो बचा हुआ हिस्सा है उससे आप आगे केपेक्स कर सकते हो एडिशनल, या फिर आप क्या कहते हैं, कोई नई फैक्ट्री लगा सकते हो, वो भी केपेक्स ही हुआ एक तरीके से। ग्रोथ के लिए एक्सपेंशन कर सकते हो, और
और आप अपने शेयर होल्डर को वापस कर दो। तो अगर आपका ये खर्चा है ही नहीं, फिर तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। बट अगर आपका ये खर्चा है, आपको करना है ग्रोथ, आपको करना है केपेक्स, आपको करनी है इन्वेस्टमेंट, तो फिर डिविडेंड आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। ऐसे भी पीरियड आ सकते हैं कि जहाँ पे आप नहीं दो, नहीं दोगे तो क्या होगा, फिर इन्वेस्टर थोड़ा सा नाराज भी हो सकते हैं। हैविंग सेड, अगर आपने वही पैसा लगाया बिजनेस में, उसकी वजह से आपने लोन नहीं लिया, तो आपको अगले साल का जो प्रॉफिट होगा वहां से आप ज्यादा डिविडेंड भी दे सकते हो। सो डिविडेंड इज अ वेरी, व्हाट डू यू कॉल इट, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग। इसकी बहुत सारे डिटेल थ्योरी भी है, बट बॉटम लाइन सिंपल यही रहेगी कि आप पैसे पे बैठ नहीं सकते। यू कैन नॉट सिट ऑन द कैश। इफ दैट कैश हैज टू बी यूटिलाइज्ड समवेयर एल्स, यू नो, यू मे होल्ड द डिविडेंड, यू मे मेक अ बैलेंस। जैसे हम पढ़ रहे थे, एक बैलेंस होना चाहिए। ग्रोथ अभी आएगा नीचे, ग्रोथ में और सस्टेनेबिलिटी में। इन्वेस्टर को आप, ये नहीं हो सकता कि आप 5-5 साल तक कुछ ना दो, उनको भी आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। ये मैसेज देता है आपके इन्वेस्टर्स को। येट सम ऑफ द कंपनीज फॉलो डिफरेंट अल्टरनेटिव, दे पे मिनिमम डिविडेंड। नहीं देती वो आप शेयर बेच लो अगर आपको चाहिए पैसे। और कुछ एक होती हैं जो हर साल डिविडेंड देती हैं, तो उससे उनका क्या कहते हैं, आइडियल डिविडेंड पॉलिसी होती है। भैया मेरे प्रॉफिट का से मैं 50% तो डिविडेंड दूंगी, 50 से 60%, वट एवर। किसी कंपनी की 80% भी है। जितना मेरा फ्री कैश फ्लो जनरेट होगा उसका 70-80% हम डिविडेंड दे देंगे आफ्टर टैक्स पे। सो दिस इज व्हाट इट इज। सो नाउ व्हाट डू यू कॉल इट, सो बेसिकली फाइनेंशियल, जैसे मैं बता रहा था, कॉर्पोरेट पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी encompasses in itself the financial policy. This is like compared to कि कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, पहले कौन होता है, बाद में क्या होता है। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी की से ही फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी डिसाइड हो सकती है। एज आई टेलिंग कि बता दिया फैक्ट्री लगानी है, पैसे लेने का काम सीएफओ का है। अगर बता दिया हमने कि पैसे इतने ही है, तो उसी हिसाब से फैक्ट्री लगेगी। ये दोनों चीजें डिपेंडिंग अपॉन क्या मार्केट चल रही है, क्या सिनेरियो है इस समय, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। तो both have to be in sync ideally. So that is called the financial balancing between the financial system. अब कहोगे सर that is called, मतलब ये तो टॉपिक अभी शुरू हो रहा है। कोई बात नहीं, तो टॉपिक शुरू हो रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। So what makes an organization financially stable? One source of income नहीं होना चाहिए, have more than one source of income, have more than one way of generating income. स्ट्रेटेजिक करें, प्लानिंग रेगुलरली करते रहें, एडिक्वेट फाइनेंशियल सिस्टम होने चाहिए, बी क्लियर अबाउट इट्स वैल्यूज कि भैया हमें ये तो हमारी वैल्यू क्लियर है, इससे ज़्यादा हम डेट नहीं लेंगे, इससे ज़्यादा हम डिविडेंड नहीं देंगे, या इससे ज़्यादा हम एक्सपेंशन इस पर्टिकुलर फील्ड में नहीं करेंगे एंड ऑल दैट स्टफ। सो इसका एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है। सो सस्टेनेबल ग्रोथ को कैलकुलेट करने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक प्रॉफिट मार्जिन आपका दिख जाना चाहिए, एसेट टर्नओवर रेशो, कितना एसेट आपने लगाया हुआ है, एसेट टू इक्विटी रेशो से भी आप लगा सकते हो। ये सारी चीज़ों से आप अपनी एक वो व्हाट डू यू कॉल इट, एक क्या कहते हैं उसे, एक सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन का एक मैट्रिक्स आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ इसे क्योंकि इसमें इतना कुछ है नहीं। व्हाट मेक्स ए ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल कर तो लिया, डिस्कस। क्लियर स्ट्रेटेजिक विजन होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स वर्क होनी चाहिए, एनवायरनमेंट टू कंटेक्ट एंड आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, रिटेन्स कॉम्पिटिटिव स्टाफ। सस्टेनेबल तो तभी होगी जब स्टाफ चलते रहेगा। आई मीन की कॉम्पिटिटिव स्टाफ ऑन अ मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म बेसिस। गेट कम्युनिटी सपोर्ट होनी चाहिए। जिस कंपनी को कोई पसंद ही नहीं करता कम्युनिटी, वो कैसे ज़्यादा लंबी चलेगी। एक छोटी सी चीज़ मुझे आपको और बतानी थी, वो आया नहीं यहाँ पर, बट एनी हाउ आई जस्ट क्विकली कवर दैट पॉइंट कि अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या होता है, वो सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप, आपसे उम्मीद थी कि आप कंसर्ट बताओगे। तो एक देखो, हर कंपनी जितना, अगर आप हर साल 10% प्रॉफिट कमा रहे हो, 15% का जितना भी प्रॉफिट कमा रहे हो, जितना भी आपका रिटर्न ऑन कैपिटल, उतने से ही आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। बट अगर आपने डिविडेंड दे दिया, ओहो,
सर हम कहाँ पढ़ाते रहे थे आप इतनी देर से। बट अगर आपने डिविडेंड, I'm सॉरी गाइस, ये सारा नोट सेव्ड है, आप वहाँ पे देख लेंगे। तो अगर आपने डिविडेंड दे दिया तो आपका रेशो गिर जाएगा। तो मेरे बेसिकली यही वाले जो टॉपिक्स हैं जो आपको स्क्रीन पे प्रेजेंट नहीं हुए, बट एनी हाउ बिकॉज इट्स अ थ्योरी सब्जेक्ट, आप इसको दोबारा देख सकते हैं। नोट्स मैं वहीं पे अपलोड कर दूंगा। आई डोंट थिंक इस चैप्टर में इतनी कोई वैल्यू है कि मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड करूं, बट मैं कर दूंगा जो चीज़ें मिस हुई हैं। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अच्छे अच्छे टॉपिक। बच्चों वाला काम अब खत्म हो गया, थोड़ा बहुत था स्टार्टअप फाइनेंस में, बट अब मजे के टॉपिक, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल टॉपिक्स, जिसको आप प्रैक्टिकली करोगे। म्यूचुअल फंड क्या होता है, फॉरवर्ड क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, कैपिटल बजटिंग कैसे होती है, वैल्यूएशन कैसे होती है, मर्जर एक्विजिशन। ये जो 8-10 मेन टॉपिक जो इंस्टीट्यूट आपको सिखाना चाहता है, ये तो एक बेस था। थोड़ा सा आपको बता दिया, क्योंकि ये सारे चीज़ें वहाँ पे कवर होंगे। डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है, बैलेंस ग्रोथ क्या होता है, पैसा क्या होता है, सीएफओ क्या होता है, रिस्क क्या होता है, आपके वेरियस वैल्यू एडेड, मतलब ये थ्योरी के काफ़ी सारे 50-60 कंसेप्ट आपको बता दिए। छोटा मोटा इन्होंने इंटरेस्ट रेट रिस्क को भी कवर कर दिया, इधर उधर काउंटर पार्टी, ये सब वो सब। अब हम धीरे धीरे बड़े टॉपिक्स पर बढ़ रहे हैं। तो गाइस, स्टे फोकस्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल and look forward to see you in the next video with more energy। थोड़ा सा जल्दी बनाया करेंगे, रात के 12 बजे नहीं बनाएंगे, ताकि आपको भी नींद ना आए, मुझे भी नींद ना आए। एनर्जी से काम करेंगे, दिल लगा के काम करेंगे। 6 ही सब्जेक्ट है, 6 में से एक तो चलो, दिस इज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट। फाइनेंस प्रोफेशनल बनेंगे, सीए अच्छे नंबरों से पास करेंगे। चलो, सी यू एट द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।